उन्होंने ये सजेस्ट किया कि हम क्रिकेट खेलेंगे, आपके पास फंड ही नहीं है तो आपके आइडिया भी कोई काम के नहीं। पर मैंने जो ट्रायल दिए तब मैं क्वालिफाई नहीं हो पाया, पैसे ही नहीं थे फाइनेंशियली। क्योंकि पापा की डेथ 2008 में ही हो चुकी थी। मेरी मम्मी ने गोल्ड बेचा खुद का और तब जाके मैंने पहला इम्पोर्टेड वेपन लिया। इंडिया क्या नहीं कर सकती, इंडिया सब कुछ करती है। इंडिया के साइंटिस्ट फॉरेन जाके कर रहे हैं काम। स्नाइपर जब स्नाइपर शूटिंग करते हैं वो स्कोप के साथ शूट करते हैं। अब ये टारगेट शूटिंग अलग बात होती है। 20% लोगों को जॉब मिलेगा और 80% लोगों को स्ट्रगल करना पड़ेगा। सो आइए मिलते हैं दीक्षांत सर से एंड जानते हैं उनकी क्या जर्नी रही, किस तरीके से शूटिंग रेंज में ये लोग प्लेयर्स तैयार करते हैं, किस तरीके से ओलंपिक का जो एक एम डिसाइड हुआ था वो एम को कवर करा गया। मिलते हैं दीक्षांत सर से। सर थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, थैंक यू सो मच। आपने हमें आपके घर पे इनवाइट करा और मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा इज़ लाइक वेरी काइंड। आते के साथ ही जो जेस्चर इन्होंने हमारे साथ में शेयर करा, लाइक थैंक यू सो मच अगेन। एंड इट्स लाइक रियल इमेज कि एक प्लेयर दूसरे प्लेयर्स के साथ में कैसे लिंक रखते हैं, तो लाइक आज हमें देखने को मिला। थैंक यू अगेन सो मच सर। बट हमारे लाइक ऑडियंस ये भी जानना चाहते हैं कि दीक्षांत सर, दा दीक्षांत कैसे? नहीं, दीक्षांत ही ठीक है जी, नहीं दा दीक्षांत हो सर। आपने जो प्लेयर्स तैयार करे हैं, जो शूटर्स तैयार करे हैं, जिस तरीके से आप आज के टाइम पे रेंज मेंटेन करते हो, वो कैसे और कहाँ से स्टार्ट हुआ? बेसिकली मैं महाराष्ट्र से बिलोंगिंग करता हूँ। तो मेरा जो बर्थ प्लेस है वो मुंबई है और मेरा जो बर्थ प्लेस है वो मुंबई है। और मेरे जो पापा के तरफ के लोग थे या मम्मी की तरफ से मुंबई से थे। अच्छा। और पापा के तरफ जो मेरे जलगांव के थे, वहाँ मेरी खेती है। महाराष्ट्र बेसिकली महाराष्ट्र से ही हूँ और मैं जलगांव से ज़्यादा करके हूँ। तो मेरी वहाँ एजुकेशन कुछ मुंबई में हो चुकी है 4th स्टैंडर्ड तक। उसके फिर बाद में 5th स्टैंडर्ड के बाद में मैं जलगांव में आ चुका था। अच्छा। तो मेरी बाकी की एजुकेशन स्कूल्स और वो सब कुछ वही हो चुका है। तो फार्मल फैमिली से बिलोंगिंग करता हूँ। मतलब मराठी में बोलने जाए तो हम शेतकरी लोग हैं। अच्छा। शेतकरी मतलब खेती-बाड़ी वाले लोग। अच्छा। हाँ, तो बेसिकली ये चीज़ क्या है, शूटिंग का कोई ऐसा कुछ नॉलेज नहीं था ना, घर में था या किसी को कुछ पता ही नहीं था शूटिंग क्या थी। मतलब आपको ये चीज़ बता रहा हूँ मैं 2003 और 4 की बात बता रहा हूँ। अच्छा। हाँ, 2004-3 में तो आपको पता ही है क्रिकेट का क्रेज़ बहुत ज़्यादा था। तो हाँ, अभी भी तो चल ही रहा है। तो इवेंचुअली क्या होता है कि आपके सराउंडिंग में जो लोग वैसा चल रहा है उसी हिसाब से हम भी कोशिश करते कि अच्छे से हम अपने घर वाले सोचते हैं कि अपने बच्चों के भी अच्छे से हम फ्यूचर दे या अच्छे से कुछ बनाए। जो उनको दिख रहा है उस टाइम पे तो वो उसी चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो घर वालों का था कि कोई भी एक स्पोर्ट्स करना चाहिए ताकि एक्टिविटी रहे, क्योंकि मैं बहुत शैतानी करता था। तो इसलिए घर वालों ने बोला कि, और लोगों ने भी सजेस्ट किया होगा घर वालों के, ऐसे लोग बताते हैं मुझे कि पापा को बोला था लोगों ने या मम्मी को बोला था कि इनको कुछ एक्टिविटी लगा दो, मतलब ऐसे कोई खेल। आप में एक्सट्रीम एनर्जी थी उस टाइम पे, तो एनर्जी कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर लो उसको। कोई रास्ता या कोई अच्छे से गाइडलाइंस मिले तो अच्छा सा कुछ कर सकते हो, या कोई स्पार्क लग जाए तो हो जाएगा। इसी हिसाब से घर वालों ने भी परमिशन दे दी, वो मैं स्पोर्ट्स खेलने शुरू कर दिया। तो कौन सा स्पोर्ट्स पहला था? पहले तो मैं ऐसे ही 100 मीटर ये वो चालू कर दिया, एथलेटिक वाला, ऐसे ही स्कूल में, ज़्यादा कुछ नहीं, वो तो स्पोर्ट डे के होते। तो बाद में मेरे को जो बच्चों ने, मेरे आसपास वाले सब बच्चे थे, हम सब इंग्लिश मीडियम में थे, तो सब अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे। फिर उन्होंने ये सजेस्ट किया कि हम क्रिकेट खेलेंगे। हालांकि क्रिकेट खेलने के लिए मेरे पास कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं था। वो उस टाइम पे बॉल भी बहुत महंगे आते थे, लेदर बॉल आते थे, पैड्स, बैट, ये सब कुछ आते थे। तो हमने 3-4 दोस्तों ने मिलके कुछ एक पैड लिया, कुछ बैट लिया, एक किट प्रॉपर तैयार करी, एक पैसा जमा कर करके बनाया। तो हमने 7th-8th स्टैंडर्ड में ये सब कुछ चीज़ें स्टार्ट की। लास्ट के तो जो लेक्चर्स के पीरियड होते हैं हमारे, उसको थोड़ा सा हमने बंक करना शुरू कर दिया धीरे धीरे, और थोड़ा सा ग्राउंड पे टाइम स्पेंड करने का। हाँ, एक्चुअल करने से स्टार्ट होता है। सर मैं ना एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपने ये बताया कि मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो अगर आप एक चीज़ कॉमन देखेंगे, जितने भी बड़े स्पोर्ट्स प्लेयर हुए हैं इंडिया के, ठीक है, इवन जब मैं भी स्पोर्ट्स में था, तो मतलब कहीं ना कहीं मेरी फैमिली भी एक फार्मर बैकग्राउंड से आती है। आप नीरज चोपड़ा देख लो, उसके फादर भी फार्मर बैकग्राउंड से, ठीक है, अमन शरावत हो गए, योगेश्वर दत्त हो गया, सुशील, तो मोस्टली सबके ही फार्मर बैकग्राउंड से हैं। तो सर कुछ ऐसी चीज़ होती है क्या फार्मर के बैकग्राउंड में, या फिर
उस फैमिली में कि वो स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा ही भेजते अपने बच्चों को? देखो सर, बेसिकली देखने जाए ना, एक टेंडेंसी है, कुछ नहीं है तो ये कर लो। जब तुम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओगे तो आप इवेंचुअली आपके पास बिजनेस के लिए आइडियाज़ भी आएंगे। सही बात है। आपके पास फंड ही नहीं है तो आपके आइडिया भी कोई काम के नहीं है। सही बात है। आज मुझे कुछ चलाना है या फर्म बनानी हो या कुछ भी चीज़, छोटी चीज़ रेडी भी डालनी हो, तो मेरे पास कुछ तो चाहिए, फंड तो चाहिए, जिससे मैं थोड़ा सा यूटिलाइज करके और कुछ फंड क्रिएट कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। तो फार्मर वाला बेसिकली वो चीज़ होती है कि बच्चा ने कुछ तो अचीव कर लो और उससे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए या स्पोर्ट्स में काम हो जाए। स्टार्टिंग में आई थिंक लालच सबका यही होता है कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। बिल्कुल। मतलब कोई आगे का एम नहीं सोचता कि मुझे कहाँ जाना है, किस तरीके से जाना है, वो तो एक लाइक डेस्टिनी लेके जाएगी। आप हर फार्मर के बच्चे के लिए ये सोचते हो। अभी मैं फार्मर हूँ समझो, और मैं मेरे बच्चे के लिए क्या सोचूंगा कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो इसकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी, या लड़की हो तो उसके लिए भी सही चीज़ें हो जाएगी। यही सबकी थॉट प्रोसेस होती है बेसिकली। तो शूटिंग आपने लाइक स्टार्ट कर दिया है? 2003 में मैंने एडमिशन ले लिया था, मेरे घर वालों ने वहाँ मुझे भेजा था और उनको फ़ोन कर दिया था सर को, पापा ने, कि ऐसा ऐसा है, इसको कल से भेज रहा हूँ, आप देख लो। तो सब पापा के दोस्त थे सब लोग, और सैटरडे संडे जाता था, फिर सैटरडे ही शूटिंग करता था और संडे उनको भी क्रिकेट खिलाना शुरू कर दिया मैंने। अच्छा। एंटरटेनमेंट। हाँ, एंटरटेनमेंट के तौर पर। मतलब क्या शूटिंग करते हो तुम लोग, क्योंकि मुझे उसमें और कुछ भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था ना। मैं अभी बेसिकली मैं स्विच करना, अंदर मुझे कंफ्यूजन चल रहा था कि मैं जाना है नहीं जाना है, पर अंदर वो होता है ना कीड़ा, वो खत्म नहीं हो रहा था क्रिकेट का। आपने एक नॉर्मल एक डिस्ट्रिक्ट क्लब से स्टार्ट करा, स्टेट जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई आपकी? डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हो गई, फिर बच्चों ने चैलेंजेस दिए, किक मिलना स्टार्ट हुई। हाँ, मतलब मेरे जो पास वाले बच्चे थे, बोलते ये क्या क्रिकेट खेलता है, कभी शूट तो करके दिखा। अच्छा। हाँ, तो टोंटिंग स्टार्ट हो गई। हाँ, मतलब वो होता ही है उस लेवल पे। तो मैंने भी कर दिया, हाँ भाई चलो मैच खेल लेंगे आज। सैटरडे होता है और मैच का टाइम भी होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। सैटरडे एक मैच रख लो, सबके लिए एक मैच होता है, आपस में कंपटीशन एक करा देते थे। तो 100 पॉइंट्स की, 200 पॉइंट की रख दी थी। बैरल ब्रेकिंग वेपन आती थी सबसे पहले, आपने देखा होगा ना वो, गोली भरी। हाँ, वो बेसिक वेपन, उस पे ही हमने स्टार्ट किया है सबसे वाला। और हमारी रेंज भी ऐसे ओपन ही थी, क्लोज रेंज नहीं थी, तो उस पे हमने स्टार्ट किया। ओके। तो अच्छा पॉइंट मारा, 92 मारा था मैंने 100 आउट ऑफ। अच्छा, मतलब आपने एक जोनल लेवल पे, हम बोलो ग्रास रूट लेवल पे ही 92 अचीवमेंट। पर मैंने जो ट्रायल दिए तब मैं क्वालिफाई नहीं हो पाया। फिर दूसरी ट्रायल दिए तब मैं क्वालिफाई हो पाया। ओके। हाँ, तो होती है ना, एक किक लगनी चाहिए। एक होती पॉजिटिव किक, एक नेगेटिव किक। पॉजिटिव मतलब पता है हमें कि आगे ये होगा, और नेगेटिव किक भी होनी चाहिए कि यार तुझे करना पड़ेगा। मतलब एक अभी नहीं हुआ है, ईगो हर्ट होना चाहिए। हाँ। मैंने फिर धीरे धीरे फिर मेरा क्रिकेट कम होते गया और मैं इस तरफ शूटिंग में एंट्री लेते गए। तो बहुत, मतलब ऐसा नहीं है मेरा पूरा डिफरेंस कि मैंने इसको ब्रेक किया और ये स्टार्ट किया, कुछ नहीं है ऐसा। वो करते भी कह रहा था, उसके बाद में मैं क्रिकेट भी खेले हुए मैचेस। सो पहला स्टेट मेडल आपका कब था और कौन सा था? मेरा 2004 में ही मेडल था, 4 के और 5 में ही मेडल था। कौन सा मेडल था? मेरा था एक गोल्ड, एक सिल्वर भी था। अच्छा, दैट्स ग्रेट। हाँ, एंड देन फिर फर्स्ट नेशनल क्वालिफाई तो आप तभी कर गए होगे 2004 में? उसमें नहीं, 2004-5 में किया था। कौन से लेवल पे, कौन सी कैटेगरी में? जूनियर, सीनियर? जूनियर ही कैटेगरी थी ऑब्वियसली। 7th 8th में तो जूनियर ही होगा। जूनियर, सब जूनियर कैटेगरी। तो फिर पहला नेशनल भी जूनियर था? हाँ। आपने अपनी जर्नी जूनियर में ही स्टार्ट करी, मतलब 7th 8th आप बता रहे हो उस टाइम पे थे, जूनियर से ही स्टार्ट करी, जूनियर में मेडल लिया, एंड देन जूनियर से ही जूनियर नेशनल में आ गए। मतलब मैं जस्ट ये इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि समहाउ लोगों की मेंटालिटी ये है कि बच्चे को बचपन से ही स्पोर्ट्स में घेर दो तो वो शायद जाके कभी खेल पाएगा। मतलब समझ रहे हो कि, तो मतलब आई थिंक देयर इज़ नो एज बैरियर। आप जूनियर में आ रहे हो, सब जूनियर आ रहे हो, सीनियर में आ रहे हो, इफ़ यू हैव अ कैपेबिलिटी सो देन यू कैन डू। सो यू हैव डन सच अ लाइक ट्रेमेंडस जॉब एट योर एज। जब आपने जूनियर नेशनल खेला तो जूनियर नेशनल में क्या मेडल या क्या परफॉर्मेंस? मेडल तो आया नहीं, वहाँ मेडल नहीं आया। वहाँ ऐसा क्यों? क्या मोटिवेट हुए, डिमोटिवेट हुए, कंपटीशन ज़्यादा देख गए? नहीं, बेसिकली मैं उस चीज़ों में तो देखने जाए ना, आज भी उस चीज़ों में सोचता हूँ तो मैं उस टाइम पे डर गया था। किस चीज़ से?
हाँ मतलब ये सब देखा ना इतने प्लेयर्स, ओके, अचानक से इतनी भीड़ देख गए ना हाँ इंडिया लेवल की। तो मैंने देखने के बाद मैंने डर गया, तो बोला यार इसमें मैं कैसे मार सकता हूँ, बहुत लोग ये तो आ ही जाएंगे फर्स्ट सेकंड, मैं कैसे करूँगा कंप्लीट। मोरल डाउन हो गया। हाँ एक बार स्टेट क्वालिफाई करते हो फिर से नेशनल, फिर से स्टेट में खेलने की जरूरत नहीं, नेशनल टू नेशनल ही खेलना होता है। अच्छा, हाँ हमारे में ऐसे ही होता है, नेशनल टू नेशनल है तो प्री नेशनल खेलना है, इतना ही होता है। आप एक बार स्टेट क्वालिफाई उस इवेंट में खेल लिए ना, राइफल इवेंट मतलब एक बैरियर क्रॉस करने के बाद में आप आगे की जर्नी स्टार्ट कर दो, पीछे मुड़ के नहीं देखना। नहीं, तो ऐसे ही है हमारे शूटिंग में, ऐसे ही है। अब वहाँ से जर्नी स्टार्ट हो गई, मेडल भी आ गया, फिर नेशनल में थर्ड नेशनल में मेडल आ गया, फिर वैसे जर्नी स्टार्ट हो गई, फिर इवेंट भी चेंज हो गया। ओके, फिर यूनिवर्सिटी कंपटीशन स्टार्ट हो गया, तो पहला यूनिवर्सिटी में मेडल, पहले ही यूनिवर्सिटी में मेरा सिल्वर मेडल था। ओके, हाँ तो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी जो मैच होती है ना, उसमें मेरा सिल्वर मेडल था। फिर अगले साल में कजाकिस्तान गया था वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के लिए, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में। हाँ तो यहाँ तक मेरी जर्नी सही चल रही है, सब सही मतलब पॉजिटिव, सब कुछ अच्छा हो रहा हाँ है। ठीक चल रहा है, On track था। इतना कुछ नहीं चल रहा है। वो साइड में ही एक चीज़ और चल रही है, घर से फाइनेंशियल प्रॉब्लम। ओके, मतलब स्ट्रगल करना पड़ रहा था चैंपियनशिप्स में एंट्री लेने हाँ के लिए। पैसे नहीं थे फाइनेंशियली, क्योंकि पापा की डेथ 2008 में ही हो चुकी थी, तो इसलिए मेरे पास वो फाइनेंशियली और शूटिंग थोड़ा एक्सपेंसिव गेम भी है। हाँ तो मैं इसलिए फिर वहाँ से थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। फिर 2010 में भी एक ब्रेक मिला मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। फिर मैंने 2010 के एंडिंग और 11 के स्टार्टिंग में मम्मी ने गोल्ड बेचा खुद का, और तब जाके मैंने पहला इम्पोर्टेड वेपन लिया। पहला जो वेपन में आपका खुद का वेपन? मेरा खुद का। और अभी तक आप किसके वेपन से खेल रहे थे? मैं अभी तक मेरे क्लब के वेपन से खेल रहा था, शेयरिंग वेपन पे। एक वेपन पे 3 लोग 4 लोग कुछ भी मतलब खेल सकते, 3-4 लोग खेल सकते। तो उसमें क्या होता है, सेटिंग्स चेंज हो जाती है, बट की सेटिंग होती है, चिक की सेटिंग होती है, बट चिक और सब अलग अलग सेटिंग्स होती है अपने अपने। और सब मेरे से बड़े बड़े खलीफा नहीं थे, मतलब शूटर ही थे, बड़े बड़े भैया थे हमारे, बोलते ना वैसे। तो वो बोल देते थे कि हाथ नहीं लगाना है सेटिंग को। समझ गया ना, हम उसी सेटिंग में खेल लेते थे। अपनी वाली सेटिंग में नहीं, उनकी सेटिंग में मेडल्स आ रहे थे क्या? आ रहे थे कि सर लाइक जैसे जो लाइसेंसिंग वाला जो पार्ट है हमारा, जब एक एथलीट लाइसेंस लेता है और वो कब लेता है, किस स्टेज पे लेता है, और उसको लेने का क्या प्रोसेस है, वो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? जब वो नेशनल लेवल क्वालिफाई हो जाएगा, रेनॉल्ड शॉट बन जाएगा, जैसे मैंने पहले बताया था, वो लाइसेंस के लिए फेडरेशन को अप्लाई कर सकता है। मतलब एक लेटर देना पड़ता है कि मैं वेपन परचेस करना चाहता हूँ, तो उसके लिए इंपोर्ट परमिट बनाया जाता है। वो इंपोर्ट परमिट आप फेडरेशन को भेज सकते हो। और जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप होती है, जो वेपन अथॉरिटीज़ के साथ बेचा जाता है ना, ये लाइसेंस बनने की बात बता रहा हूँ मैं आपको, कि ये लाइसेंस आप जब भी बन रहा है तो आपको डीएम के पास जाके और उधर से ही लाइसेंस आपको अथॉरिटी के साथ ही आपको अप्लाई होती है, और वहाँ से ही आपके पास आ जाता है। उसके लिए कितना प्रोसेस टाइम लगता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, वो आपके स्टेट के डिपेंडेंट है। ओके, वो हो गया अलग पार्ट है, उस पर तो हम ज़्यादा कुछ डिस्कशन करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो तो आ ही जाएगा, स्टेट लेवल का काम है। उसके बाद में आपको जो वेपन ऑर्डर करनी है, जो वेपन आपको मंगानी है, उसके लिए इंपोर्ट परमिट निकालनी पड़ती है। तो एक इंपोर्ट परमिट का एक अलग से फॉर्मेट आता है, वो फॉर्म फिल करके आपको फेडरेशन को भेजना होता है, ताकि फेडरेशन ये चेक करे कि जो ये वेपन मंगा रहा है वो सेम अच्छे बोर का मंगा रहा है, स्पोर्ट्स वेपन मंगा रहा है कि नहीं मंगा रहा, उसके लाइसेंस पे। मतलब अन्य वेपन नहीं मंगाना है कि आप कोई भी दूसरा, समझ गया, AK-47 हाँ ऐसे नहीं डाल सकते हो आप। तो उसके लिए फेडरेशन को भेजना पड़ता है, फेडरेशन उसको अप्रूवल देता है, वो अथॉरिटी आती है। आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप के साथ, अब जो भी आपको फॉरेन से वेपन मंगा के देगा उसके पास ही जाएगी, वो आपको पेमेंट देंगे, आप उनको जो भी वेपन का यूरो के डिपेंडिंग चार्जेस होगा वो पे करोगे, तो आपको ये वेपन कम से कम 3-4 महीने के बाद आ ही जाता है। ये हो गया प्रोसेस। अब वो लाइसेंस पे चढ़ा जाता है बाद में, आने के बाद कि ये आपका वेपन नंबर, वेपन का नाम, वेपन का ब्रांड, वो सब कुछ चढ़ा जाता है। और इसके लिए ऑल इंडिया परमिट है या स्टेट परमिट है, और इसकी एम्यूनिशन की कितनी स्ट्रेंथ है। 1500 एम्यूनिशन है कि 15,000 डाला हुआ है, 1 लाख एम्यूनिशन डाला हुआ है, वो सब स्पोर्ट्स एम्यूनिशन के लिए ही डाला जाता है। और वहाँ ब्रैकेट में लिखा जाता है कि स्पोर्ट्स लाइसेंस। तो देन ये फिर तब जाके कैरी कर सकता है एक स्टेट से अदर स्टेट।
बिल्कुल। उससे पहले नहीं कर सकता? उसके पहले कैसे मिलेगा? लाइसेंस नहीं, लाइक अगर मेरे पास में पहले इक्विपमेंट आ गया, हाँ राइफल पहले आ गया मेरे नहीं, पास, ले ही नहीं सकते ना आप। ले ही नहीं सकते, मुझे स्लिप देनी पड़ेगी कि मैंने लाइसेंस अप्लाई कर रखा इसलिए आपको फेडरेशन के कंसेंट चाहिए। चाहिए ओके कि तभी आप राइफल को परचेज कर सकते हैं। सर, आपने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करा था, इम्पोर्टेड हाँ। और इंडियन, हाँ दोनों के राइफल्स में क्या डिफरेंस है? टेक्नोलॉजी वाइज डिफरेंस है? बेसिकली इम्पोर्टेड वेपन ही यूज होते हैं ऑल। ऐसा क्यों सर? इंडियन वेपन है ही नहीं ना, ओके, मैन्युफैक्चरर्स ही नहीं है इंडिया में? मैन्युफैक्चर भी है पर इतनी बड़ी कंपनी डालने के लिए बहुत कैलिबर्स और ये सब कुछ टेस्टिंग करने के लिए बहुत बड़ा खर्चा लगता है, और इसकी लाइसेंस अथॉरिटी भी होती है ओके, वेपन्स का डालने के लिए। हाँ, मतलब कि Sports कहीं ना weapon कहीं डालने एक के लिए। सिक्योरिटी कंसर्न भी रहता है कि कुछ और ना बना के बेच रहा हो लोग। स्पोर्ट्स वेपन में डालने के लिए बहुत बड़ा फॉर्म चलना। सर जस्ट एक बात करते करते मेरे माइंड में एक आया कि इफ़ इन केस हमारी जो ऑर्डिनरी जो फैक्ट्रीज होती हैं, लाइक जैसे हमारी आर्मीज़ हैं, आर्मी के पास में खुद का एक ओडीसी सेंटर है, तो क्या ये लोग आप लोग स्पोर्ट्स के लिए कुछ डेवलप नहीं कर सकते? रीज़न क्योंकि इन्होंने टूटू का एम्यूनेशन बनाया है, इन्होंने बहुत अच्छा। कुछ बनाया है। डीआरडीओ ने सब बना सकते हैं, डीआरडीओ क्या नहीं बना सकती? वही तो, डीआरडीओ कुछ भी बना सब कुछ बना सकती है, पर नहीं उसके लिए स्पोर्ट्स वेपन बना ही सकती है यार। इंडिया बना नहीं सकती, हो ही नहीं सकता। वही तो, इंडिया क्या नहीं कर सकती? इंडिया सब कुछ करती है। इंडिया के साइंटिस्ट फॉरेन जाके कर रहे हैं काम। इनिशिएटिव कोई नहीं ले रहा। अब मेरे जैसे बंदे को ये काम करने के लिए तो बहुत सर, जान पहचान रहेगी ना। रीजन क्योंकि आप फिर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को छेड़ते हुए वो काम करोगे, जब डीआरडीओ ऑलरेडी सेटअप है, सेटअप, और हम उसे एक जस्ट एक गाइडलाइंस दे सकते हैं कि यार जो इम्पोर्टेंट लाइसेंस तुम जो इम्पोर्टेंट सामान वहाँ से ला रहे हो, एज इट इज बना दो। बिल्कुल बन सकती है। और मैं भी चाहता हूँ, मेरे देखे हुए है कि हमारे जो सीनियर एथलीट है या एक्सपीरियंस शूटर्स है, वो बहुत से राइफल का पार्ट खुद बना लेते हैं। ओह, राइफल का स्टॉक बना लिया है लोगों ने हमारे, और राइफल का जो मैकेनिज्म है, और राइफल की बैरल नहीं बना सकते हम, उसके लिए अथॉरिटी लगती है, लाइसेंस लगता है। पर एक चीज़ और भी तो होती है कि जो हमारे पैरा मिलिट्री फोर्सेस में जो शूटर्स होते हैं, वो भी तो इतना ट्रेंड होते हैं कि वो एकदम सटीक निशाने मारते हैं। हाँ। तो वो इंडिया को ओलंपिक में क्यों नहीं रिप्रेजेंट करते? स्नाइपर्स की बात कर रहे हो? हाँ जी, वो भी तो अप्लाई कर सकते वो भी तो हैं। अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कर सकते हैं, वो शूटिंग करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास आए हैं 2-3 लोग आए हुए तो हैं। मतलब कुछ डिफरेंस होता है सर? हाँ, डिफरेंस होता है। वो टारगेट गेम्स अलग है, हम ये स्पोर्ट्स अलग कह रहे हैं, ये टारगेट गेम है। क्योंकि उसमें भी तो वहाँ आपको ह्यूमन को टारगेट करना है। पर सर वो जो उस टाइम पे प्रैक्टिसेस कराते हैं फोर्सेस में भी, एसएसबी में, तो उस टाइम पे भी सेम ही ऐसी ही रेंजेस होती हैं उसमें। नहीं, वहाँ पे एक बॉडी स्ट्रक्चर की बॉडी रेंज होती स्ट्रक्चर है। भी होती है और ये भी होती है। मैंने जैसे बहुत सारी मूवीज में भी देखा है मैंने। मूवीज में इसलिए लगाया जाता है ना, वो पता चले आपको कि कहाँ लगना है, इसलिए। अच्छा, मतलब हालांकि body वैसे ही structure होता है। Bowling वाला ओके, ही सो होता है। बेसिकली आपने ऐसे स्नाइपर्स को भी ट्रेन करा है, समटाइम लोग आए हैं। हाँ, देखे हुए हैं हमने और ट्रेन भी किया हुआ है, पर वो एज अ स्पोर्ट्स पर्सन ही यहाँ आ सकते हैं, ओके, मतलब वो कैरियर को लेके आ सकते हैं, अपने स्नाइपिंग को ठीक करने नहीं आ सकते। क्योंकि इवेंट ही नहीं है हमारे पास ऐसा। और आपको ये लग रहा है ना स्नाइपर के लिए मेन चीज़, आपको बहुत मेन डिफरेंस बताता हूँ। स्नाइपर जब स्नाइपर शूटिंग करते हैं, वो स्कोप के साथ शूट करते हैं। सिर्फ 50 मीटर का गैप है या 10 मीटर का गैप है, वो कम डिस्टेंस में लेके ही शूट होता है। तो आपको जितने दूर वाला मूवेबल टारगेट होगा, वो आपको पास में दिखेगा, और वो वेदर के हिसाब से ही आप फायर कर सकते हो। जैसे विंड कहाँ जा रही है तो उसकी डायरेक्शन क्या है, उसके हिसाब से स्नाइपर शूट कर सकता है। ओके, ये हो गया वो चीज़ें। अब ये टारगेट शूटिंग अलग बात होती है, ये स्पोर्ट्स गेम है, तो इसमें वो वाले वेपन्स नहीं यूज़ हो सकते। तो उसका कैलिबर अलग है, वो बैरल अलग है, और उसका जो मैकेनिज्म है वो अलग है। वो स्प्रिंग वेपन है बोल्ट्स के साथ, और ये आता है एयर प्रेशर के साथ। और जो टूटू फायर करते हो या शॉटगन फायर होता है, वो स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग के साथ आता है, ओके, बोल्ट के साथ। तो उसका और इसका मैकेनिज्म थोड़ा अलग है। और एयर वेपन के तो आपको पता ही है, सिलेंडर लगता है, सिलेंडर के प्रेशर से गोली फायर होती है। सो लाइक एयर वेपन में भी आई थिंक विंड्स बहुत ज़्यादा काम करती है। हाँ, एयर वेपन में विंड्स नहीं होती है, पर वो इंटरनल आप लाइक इंडोर कर रहे हो इंडोर तो होता है, फिर- तो इसमें विंड रुक जाती है। अदरवाइज अगर ओपन है तो विंड ओपन बहुत में मैटर करेगी। बहुत मैटर करता है। ओके ओके, अगर मैं बात करूं कि ऑल ओवर द इंडिया या वर्ल्ड लेवल पे, मैं अभी इंडिया की बात करूंगा, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इसमें एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो क्या है। लाइक 100 लोग नया आया शूटिंग करने इस साल, तो उसमें से कितना % जो लोग हैं
उनको जॉब मिलेगा और कितने % लोगों को अपना करियर एज अ कोच डिसाइड करना पड़ेगा, कितना % लोग आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं? 20% लोगों को जॉब मिलेगा और 80% लोगों को स्ट्रगल करना पड़ेगा। ओके, मतलब रेशियो है 20-80। क्लियर है, ये क्लियर है। और 15 साल पहले भी यही था, 20 साल पहले भी यही था। पर सर जो स्ट्रगल अगर शूटिंग वाले का देखा जाए तो किस तरीके का हो सकता है? क्योंकि यार कोई रेसलर है या बॉक्सर है तो कहीं जाके बाउंसर तो लग ही जाता है किसी क्लब में, पर शूटिंग वाला कहाँ पे जाएगा? शूटिंग वाला को वही बता रहा हूँ ना, शूटिंग वाले को जॉब ही कहाँ मिलेगी? जब शूटिंग की कहीं वैकेंसी निकलेगी तभी जॉब निकलेगी। आप देखो ऐसे ऐसी कई जगह है, कंपनी से, प्राइवेट कंपनी से, वहाँ क्रिकेटर, बैडमिंटन, चेस, टेबल टेनिस, इनकी वैकेंसी आ जाती है। एज अ कोच आ जाती है, एज अ कोच भी आ जाती है या प्लेयर भी आ जाती है। वो ले लेते हैं, एडप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनको सीएसए फंड के हिसाब से वो करना पड़ता है, जो भी उनके गवर्नमेंट प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से करना पड़ता है। योगा टीचर्स की भी आ गई, सब तरफ हो गया है। तो शूटिंग का कहाँ से आएगा? अब वो ये सोच रहे हैं कि शूटिंग्स को कैसे हम सपोर्ट करें या कैसे उसको करें, पर आप ये भी सब सोच सकते हो कि किसी को आप एडप्ट करके आप उस पर थोड़ा सा सपोर्ट करके वो बेचारा अच्छा लेवल पे तो खेल लेगा, इंटरनेशनल लेवल तो खेलेगा, वर्ल्ड कप तो खेल लेगा, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी या वर्ल्ड चैंपियनशिप तो खेल लेगा। तो मतलब वो 20% ही है। उनके ही गेम सोचते हैं जो गेम उनसे बेनिफिट मिल सकता है। कि सर जो 20% जो जॉब मिल रही है वो पैरामिलिट्रीज और लाइक आर्मी ये सब लेके जा रहे हैं, कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी इसमें इन्वॉल्व नहीं है सो फार आई एम अज्यूमिंग। जो 80% लोग हैं, क्या फेडरेशन या कुछ एक स्कूल्स या अकेडमीज वाले नहीं सोच रहे इनके बारे में कि फेडरेशन उनको सोचे कि भाई ये बच्चा खेलने में अच्छा है, समहाउ लक डेस्टिनी की वजह से रह गया, तो इनको कोच रखते हैं फेडरेशन लेवल पे ताकि बच्चे और तैयार हों और ओलंपिक्स तैयार हों? कुछ ऐसा प्रोग्राम इंटरनली हो रहा है? बेसिकली क्या है, कुछ स्कूल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये चीज़ें अभी होने लगी है। आपको बताइए कि एनएस डिप्लोमा या 6 वीक कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं हमारे। हाँ, तो मैं डिप्लोमा का 1 ईयर का कोच ही था मैं बेंगलोर में। तो वो डिप्लोमा जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था वो मैंने डिज़ाइन किया हुआ था बेंगलोर में। इससे बच्चे आने लगे और आपके पास एक गवर्नमेंट डिग्री बन गई। आप एक स्कूल हो या आप एक अथॉरिटी पर्सन हो कहीं प्राइवेट सेक्टर से, तो आप एक आपके माइंड में यही होता है कि आप फेडरेशन को नहीं, आप कोई गवर्नमेंट डिग्री किसी के पास हो तो उसको हम एडप्ट कर लें, उसको हम ज्वाइन करा दें कि किसी को नॉलेजेबल होगा या गवर्नमेंट से करके आया है तो नॉलेज होगा ही उसके पास। इसलिए अभी बहुत से जॉब्स निकल गए स्कूल्स, कॉलेज, एकेडमीज में, या प्राइवेट सेक्टर में आप बोलने जाओ तो OGQ जैसे कि ONGC है, इंडियन ऑयल्स है, या ऐसे 2-3 है, एयर इंडिया है, तो इसमें भी आप SBI भी लेती है। अच्छा, OGQ ओलंपिक गोल्ड क्रिस्ट है, रिलायंस है, तो ये लोग भी स्पॉन्सर भी करने लगे हैं और साथ साथ बच्चों को भी अडेप्ट करने लगे हैं एज अ लाइक प्लेयर। और रही कोचेस की बात, तो स्कूल कॉलेज में तो अभी कोचेस हो ही रहे। सो मतलब जो आपने 20% का रेशियो बताया ये ऑल इंक्लूडेड दिस एक्टिविटी था? 20% रेशियो फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, मतलब जो अपनी पक्की नौकरी ले रहे हैं और जो सेटिस्फाइड हो रहे हैं। सेटिस्फैक्शन, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से हो गया, या आपका इनकम टैक्स है, ये वो बहुत के रेलवेज है, तो उसमें हो गया। ओके, एंड देन उसमें से मैं बात करूं कि जो कंपनी 10% कर रही है, 10% पिक कर रही है, अभी भी सो फार 70% का रेशियो ब्लैंक है जहाँ पे लोग स्पोर्ट्स में आ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहे हैं, एंड देन बेसिकली क्या है ना, एम्प्लॉयमेंट मेन चीज़ क्या है कि इसका ना पैरामीटर फिक्स है। आप इंटरनेशनल लेवल खेले हुए हो तभी आपको जॉब के अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप नेशनल एथलीट तो बहुत है, तो नेशनल एथलीट सबको नहीं चांस मिल सकता है ना, कंपटीशन बढ़ चुकी है। हमारे टाइम के पहले चलता था कि नेशनल हो गया तो आपको जॉब मिल जाएगी। वैसे जैसे फौज में है, पहले 7वीं पास वाला बंदा भी फौज में भर्ती हो जाता था हमारे दादा के टाइम पे या दादाजी के टाइम पे। अब तो अच्छे क्वालिफिकेशन चाहिए तभी आप फौज में भर्ती हो सकते हो, ये चीज़ें होगी ना। तो टाइम के हिसाब से चीज़ें अपग्रेड हो रही है। अभी क्या चाहिए गए 4-5 साल में कि आपके पास एक तो इंटरनेशनल लेवल का कोई कंपटीशन आपने खेला हुआ चाहिए गवर्नमेंट अथॉरिटी पे, ऑन कॉस्ट वाले नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो गवर्नमेंट इन्विटेशन कंपटीशन होते हैं ना, इन्विटेशन कंपटीशन, वो नहीं, जो वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप जो ऑथराइज्ड है उस पर खेला हुआ चाहिए। बेसिकली हमारे जैसे होते ही नहीं कंपटीशन, इसलिए मेन पॉइंट ज़्यादा करके मैंने ऐड करा है कि कुछ जो गेम्स है उसमें इन्विटेशन कंपटीशन होते हैं और वो लोग उसको इंटरनेशनल कंपटीशन माना जाता है। ओके,
हाँ, क्योंकि वो बाहर हो रहा है। हाँ, हालांकि वो उसको कोई अथॉरिटी नहीं है, इनलीगली होता है वो, तो ये चीज़ होती है। ओके। तो उसमें से ही जो टॉप हायरार्कीज निकल टॉप निकले हैं या इंडक्शन हो जाएंगे उनकी स्क्रूटनी होगी, वो लोगों ने अप्लाई कर दिया। 10-15 लोग उस परमानेंट, एक सीट है, 2 सीट है, उसके लिए अप्लाई करेंगे। जो रिसेंटली अच्छा है उसको चांस मिलेगा। ओके। एंड देन जो बाकी 70 बच्चे हैं अभी उनके लिए काम करना बाकी है। काम करना बच्चा यार, वो उन्होंने भी कर देंगे ना उस एज के पीरियड के अंदर, तो उनको भी मिल जाएगा। ओके। और जो एज पीरियड के बाद जा रहे हैं वो ऑफिशियली काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जो कंपटीशन हो रही है ना, आपने ये देखा, सर ने देखा ही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की कंपटीशन हो रही है, स्टेट लेवल की कंपटीशन हो रही है, जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन की लेवल, वहाँ ऑफिशियली लगते हैं वर्किंग करने के लिए, एक्सपीरियंस ऑफिशियल, टेक्निकल ऑफिशियल, तो उसके लिए वो आ जाते हैं। तो सर अभी जैसे कि ये ओलंपिक में भी इतने सारे मेडल आ रहे हैं और अब शूटिंग का कहीं ना मतलब क्रेज बढ़ता जा रहा है इंडियंस में, यूथ में, तो मतलब आप अगर देखा जाए तो जब आर्मी की भर्तियां स्टार्ट हुई थी 2001 या 2 में, तो उस टाइम पे एक लक्ष्य मूवी आई, ठीक है, फिर दंगल देख के लोगों ने कुश्तियों में अपने बच्चे भेजने स्टार्ट करे। तो मतलब आप कुछ ऐसा कहना चाहोगे ऑडियंस को कि भाई आप शूटिंग भी ज्वाइन करो, या फिर उससे क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे आपके करियर में भी और एक सेल्फ डेवलपमेंट में भी? बेसिकली मैं शूटिंग ज्वाइन करने के लिए तो बोलूँगा ही सबको, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों ने एक बार तो शूटिंग करनी चाहिए, ताकि आपको एक चीज़ तो पता चलेगी कि मैं डिसीजन मेकर बन पाऊँगा या नहीं बन पाऊँगा। दैट्स ट्रू। लाइफ में जो चीज़ें हमारे घर से स्टार्ट होकर ना बाहर तक जाती है ना, ऑफिस तक, हम एक ही चीज़ की वजह से रुके पड़े हुए हैं। एक डिसीजन लेने के लिए हमारे हफ्ता चला जाता है, वीक चला जाता है, साल चले जाते हैं कि हम एक डिसीजन ले नहीं पाते। तो उसके लिए 2 पॉइंट्स देखने होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जब तक आपको ये चीज़ समझ ही नहीं पा रही है तब तक आप कुछ ही नहीं कर पाओगे। इसलिए एक बार शूटिंग कर लो। मैं चाहता हूँ इसलिए कि शूटिंग करने से ना बहुत कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। एक तो मेन चीज़ है फोकस, ब्रीदिंग, और मैं अभी बताया आपको मैं डिसीजन मेकर। और आप एक बार शूटिंग करना चालू कर दो ना, एक हॉबी के तौर पे करो, और आपको एक चीज़ अच्छे से मतलब चीज़ें पता चलने शुरू हो जाएगी कि हमें ये चीज़ें और बिल्डअप करनी पड़ेगी खुद के अंदर। इट्स लाइक ह्यूमन पर्सनालिटी को बिल्ड करने के लिए एटलीस्ट एक बार हॉबी के लिए स्टार्ट करें। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप कंटिन्यू करो, बीच बीच में जो कॉम्पिटिशन आ रहे हैं उसको आप खेलते रहो एज अ हाइजी के तौर पर। आई थिंक स्ट्रैटेजी भी इसमें बहुत काम आती है। बहुत। आपको ये चीज़ समझेगी नहीं तो आप कैसे उस पर तक पहुँचोगे। एक नतीजा लाने के लिए, नतीजे के लिए आपको पहले उसकी ग्राउंड लेवल पे काम तो करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए आप उतना दिमाग चलाने के लिए तो शूटिंग तो करनी चाहिए थोड़ा। किस एज से स्टार्ट हो जाता है सर ये 10 से स्टार्ट हो जाता है। एक है ना, एनसुई के पास में एक स्कीम आई थी जिसको बोल रहे थे टॉप्स, 2016 में आई थिंक स्टार्ट हुई थी, टारगेट ओलंपिक पोडियम। उसका क्या यूटिलाइजेशन अभी इंडिया में हो रहा है, किस तरीके से बेनिफिट्स आ रहे हैं, किस तरीके से श्री नरेंद्र मोदी जी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट अपनी और ज़्यादा अग्रेसिवली दिखा रहे हैं, क्या है सर ये स्कीम? बेसिकली क्या है, जितना साई ने सपोर्ट किया है ना अभी कुछ सालों में, 8 साल हो गए, पिछले 8 सालों में जितना सपोर्ट साई ने किया, जितनी फंडिंग रेज किया है ना साई ने, उतनी वर्ल्ड में किसी स्पोर्ट्स में नहीं हुई है। वर्ल्ड में सर बहुत बड़ा क्लेम है। मैं ये बता रहा हूँ कि इंडिया में कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मुझे बताओ गेम का। बाकी कंट्री में सब टेम्परेरी बेस में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है। हमारी शूटिंग रेंज ले लो, वर्ल्ड की ऐसी एक रेंज है कि वो परमानेंट है, वहाँ एम्प्लॉयज़ है, वहाँ जो गवर्नमेंट्स के एम्प्लॉयज़ लगे हुए, CPWD के एम्प्लॉयज़ हुए, वो परमानेंट वहाँ काम करते हैं, उनकी सैलरी मिलती परमानेंट वहाँ एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। हाँ, गवर्नमेंट। बाहर जाओ आप तो ये सब की चीज़ें कंपटीशन के दौरान बनाई जाती है टेम्परेरी बेस पे। और उसको चलाना, उसको मेंटेन करना, उसकी इलेक्ट्रिसिटी, AC, ये वो और सब कुछ चीज़ें कहाँ से हो रही है। तो मतलब जैसे कॉमनवेल्थ या ओलंपिक्स में होता है, खेलगांव बनाया जाता है और फिर उसको थोड़े टाइम बाद हटा दिया जाता है। बिल्कुल। आप भी देखो ना, अभी मैंने कल परसों रील देखा इसका ओलंपिक वाला, वो सब बेड जो टेबल से उसकी बीडिंग चालू हो गई वहाँ फॉरेन में, बिकना स्टार्ट हो गया। हाँ, ओलंपिक के लिए। तो ये परमानेंट है ना,
ये जो फैसिलिटी है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये परमानेंट है। सो ये डिसीजंस कौन लेता है कि ये परमानेंट ही सेटअप होंगे? गवर्नमेंट ने किया हुआ है, साई ने पहले से। साइन नहीं किया हुआ है। हाँ, साई ने हर जगह किया हुआ है। मैं वो तो लद्दाख में फुटबॉल ग्राउंड बना रहा है साई। हर जगह पे अलग अलग चीज़ बना रही है साई कि वहाँ तक बच्चा पहुँच सके। अभी खुद को तो पहुँचना पड़ेगा वहाँ तक, बच्चे के तो पास कुछ नहीं आएगा। ट्रू। आपको वहाँ तक जाना पड़ेगा, आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। जहाँ 10 किलोमीटर आपको आना है, वहाँ आपको 20 किलोमीटर जाना ही पड़ेगा। करेक्ट। तभी तो आप रीच कर सकते हो ना, तभी तो आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो ना। घर में बैठे बैठे मुझे जाना था, मुझे खेलना था, मुझे वो मिल नहीं पा रहा, एफर्ट्स देने पड़ेंगे। ये क्लेम करके कोई फायदा ही नहीं है। हम तो सरकार को क्लेम ही करते हैं, सरकार ने क्या दिया, सरकार ने कुछ नहीं दिया। अरे सरकार ने जितना दिया है उतना तुम करके तो दिखाओ। गवर्नमेंट ने बहुत कुछ दिया हुआ है। तो उसमें से ही एक स्कीम है एनसीओई की, नेशनल एक्सीलेंस सेंटर से टॉप्स में होता है टारगेट ओलंपिक पोडियम। तो टारगेट ओलंपिक पोडियम मतलब ओलंपिक तक जाने वाले जो एथलीट होते हैं उनके लिए बनाया जाती है। उसमें कोर और डेवलपमेंट दो डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं। तो उसमें ही उनको सपोर्ट किया जाता है। उसमें आपके वेपन्स के लेके या सपोर्ट स्टाफ से लेके या कोच का रिलेटेड सब सपोर्ट किया जाता है। तो आप मुझे बताओ, टॉप्स में एनसीओ में कितना खर्चा लग रहा है एक बच्चे के ऊपर? एक बच्चे के ऊपर एनसीओ में हर महीने कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये लगता है खर्चा पर बच्चा। और ऐसे कितने बच्चे सर? ऐसे कितने बच्चे? आप 145 बच्चे हैं हमारे पास एनसीओ में शूटिंग में, और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सर को दिखाया है। उसका 100 रुपीज़ फी है ईयरली। 100 रुपीज़। नेशनल सर्टिफिकेशन लिया है ना आपने, लेनोरा शॉट बन गया ना आप। आपको कोई भी इवेंट करना है, शॉर्ट गन करना है, 50 मीटर करना है, 25 मीटर करना है, 10 मीटर करना है, तो आपको 100 रुपये ही पे करना है और नेशनल सर्टिफिकेशन देना है और मेडिकल सर्टिफिकेट देना और ऑनलाइन फॉर्मेट है वो फिल करके आपको ईयरली एनुअली एक कार्ड बनता है। उसको बोला जाता है कॉमन प्लेस स्कीम। अब मुझे बताओ इसके अलावा क्या देगी गवर्नमेंट आपको? आप 100 रुपये साल के दे रहे हो इस इतना बड़ा ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करने के लिए। मशीन 7-7, 8-8 लाख की मशीनरीज है वो। उस पर सब अच्छे प्लेयर नहीं है और सब खराब भी प्लेयर नहीं है, पर कुछ ऐसे प्लेयर की वजह से फ्रेम पे गोली लगती है तो फ्रेम खराब हो जाती है, मशीन्स पूरे ही ख़त्म हो जाते हैं। तो हम उसको कैसे सिलेक्ट करेंगे और किसको हम नया बोलेंगे, किसको हम हाँ बोलेंगे? इसलिए सब को अलाउड है। ओके। एंड देन टॉप्स का काम ये है कि जो प्रीमियम लाइक अच्छे लेवल पे एलीट लेवल के एलीट लेवल खेल रहे हैं उनको लाके और एनहांस करके और सपोर्ट कर रहा है, ओलंपिक के लिए तैयार करना। ओलंपिक मतलब गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कर रही है। मतलब ऑलरेडी गवर्नमेंट ने किए हुए एक स्कीम क्यों लगाई हुई है? आप मुझे बताओ, इस स्कीम में बच्चों को एनरोल किया गया तो इसलिए तो एनरोल किया गया कि इनको वहाँ तक लेके जाने के लिए गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करे। आप मुझे बताओ ना, गवर्नमेंट नीचे भी सपोर्ट कर रहा है एनसीओई के लिए। एनसीओई के नीचे खेलो इंडिया कौन सपोर्ट कर रहा है? गवर्नमेंट 10,000 रुपये मंथली मिल रहे हैं। अब एनसीओई के नीचे कीर्ति आया, गवर्नमेंट वहाँ भी सपोर्ट कर रहा है आपको। मतलब जो अभी सरकार बनी हुई है और साई है और फेडरेशन है, ये सब लोग सपोर्ट ही कर रहे हैं। बट सर ये इन्फॉर्मेशन ग्राउंड लेवल तक क्यों नहीं जा रही? मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, जो ग्राउंड लेवल पे जो कोचेस है या ग्राउंड लेवल पे जो काम करने वाले लोग हैं ना, वो बच्चों को अवेयरनेस नहीं दे पा रहे। पैसा कहाँ से निकालेंगे वो? सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। मैं आपको नेशनल प्लेयर बना दिया या आपको स्टेट लेवल बना दिया, आप बोलोगे सर मैं अभी नेशनल लेवल बन गया, मैं तो दिल्ली जाके अभी 100 रुपये में प्रैक्टिस करना शुरू कर दूंगा। यहाँ रेंज का इनकम बंद हो जाएगा ना। यहाँ रेंज का जो मंथली आपका 5,000, 6,000, 10 रुपये फी है, आप वहाँ चले जाओगे तो बंद हो जाएगा ना। वो बोलेंगे वहाँ क्यों जा रहे हैं दिल्ली में? दिल्ली में थोड़ी अच्छी कोचिंग मिलती है, दिल्ली में थोड़ी अच्छे लोग हैं। वो सब बंद हो जाएगा। वो बोलेंगे यहाँ ही करो, हम यहाँ से ही जाएंगे आगे। मतलब कुल मिला के एक काइंड ऑफ एक ऐसी कम्युनिटी ये लोग बनाने की कोशिश करते हैं जिसको जितनी कम नॉलेज रहेगी वो उतना यहाँ टिका रहेगा। नॉलेज जहाँ स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएगी वो अपने डिसीजंस लेना स्टार्ट कर देगा। मतलब एक तरीके से वो वाला काम हो गया कि अगर मैं किसी एक स्टेट का एमएलए हूँ, अगर मेरे यहाँ की जनता पड़ गई तो मेरे को क्यों वोट देगी। बट अगेन गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है। नहीं, बहुत कुछ चीज़ें की क्योंकि मैं खुद पर्सनली एक फेडरेशन के साथ में काम करता हूँ और मैं उसमें खेलो इंडिया लीग के अंदर बहुत टाइम लाइक एज अ टेक्निकल पर्सन भी गया हूँ और वहाँ पे हम लोग उनके ऑनलाइन सेटअप को रन करते हैं। खेलो इंडिया लीग में गवर्नमेंट का इतना पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है जस्ट टू एम्पावर द गर्ल एम्पावरमेंट के लिए
उन्होंने हर एक मेडलिस्ट को 5,000, 3,000 और आई थिंक 2,000 टोटल ये 62 lakhs का था। 62 लाख का 1 लाख पूरा बजट दे रखा है जिसमें वो बच्चों को पैसा बांट रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ आपको सर। बट सर मुझे एक प्रॉब्लम है, आप बच्चे को एक ही साथ पैसा दे देते हो। अदर गेम में क्या है कि एक नेशनल खेलने पे 2-2.5 लाख रुपए के आसपास का उनका बजट रहता है कि ये 2-2.5 लाख रुपए इस ये गोल्ड कौन मेडलिस्ट देता में है? लगे। गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट देती है। स्टेट गवर्नमेंट्स में भी है ये। मतलब Central government बेसिकली बनाया हुआ है ये सब अंदर। ये बना हुआ है सेटअप। आप क्या करोगे अगर मैं 2 लाख रुपए आपको ऐसे दे देता हूँ और आप आज 16-17 साल के बच्चे हो, आप क्या करोगे? खर्चा कर देंगे वन शॉट वन शॉट बाइक ले आओगे, फोन ले आओगे, बस। या हो सकता है कि जिसका पिछला उधार होगा उसको उधार दे दो। बस खत्म। अगर इस 2 लाख रुपए को डिवाइड बाय 12 कर दो, आज मैं आपको लाइक अगर मैं 10,000 रुपये महीना ले रहा हूँ तो मेरा 1,20,000 समथिंग बन रहा है। 2 लाख रुपए में नाना करते भी 13, 14, 15 लाख बन रहा है, 14, 15 हज़ार सॉरी। अगर मैं आपको 14-15,000 पर मंथ दूंगा तो आप उसको कहाँ यूज़ करोगे? हाँ तो मैं मेरी प्रैक्टिस पे यूज़ करूँगा उसको। क्योंकि उसकी डाइट जो खड़ी है सामने वो उस पर लगाएगा, जो उसके डिसीजन है वहाँ लगाएगा। सो लाइक मेरा स्टार्टिंग से है कि कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप पैटर्न में भी गलतियाँ हैं और जो सुधारनी चाहिए। तो लोगों का रोना ख़त्म हो जाएगा कि हमारे पास में पैसा नहीं आ रहा।